बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम हो रहा है थर्मामीटर्स पे, लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और थर्मामीटर सिर्फ एक है, वो है आर्मी चीफ की तकर्री। और लग ये रहा है कि सब ठीक नहीं है। आवाज़ें तो सब यही कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। हुकूमत भी ये कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, अप्रैल से मुसलसल कहा जा रहा है। लेकिन सब ठीक क्यों नहीं है? वो क्या वजह है जिसकी वजह से शकूक पैदा हो रहे हैं, लोग खौफजदा हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं, खामोशी से बातें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इशारों में बातें हो रही हैं, पूछा जाता है क्या हो रहा है, कौन है, कब आएगा। तो वो कब आएगा, अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब बता चुके हैं कि कब आएगा। उन्होंने तो टाइमलाइंस दे दी हैं कि 21 तारीख को पीर वाले दिन समरी चलेगी और 23 को यानी मंगल या बुध को 23 तारीख तक कोई नाम सामने आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे भी डिफेंस मिनिस्टर की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है हमारे सिस्टम में, अनफॉर्चुनेटली। असूलन तो डिफेंस मिनिस्टर बहुत बड़ी पोस्ट है और वो बहुत सौ के बॉस होते हैं, लेकिन उसकी बेचारा हमारे मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर तो शायद सेक्रेटरीज़ जो बाकी महकमों के होते हैं उनके मुकाबले में भी कम वैल्यू। वो तो बस पोस्ट ऑफिस है, जहाँ तक चल जाए, जो ख़बर आगे पहुँचानी है, जो ख़बर रिसीव करनी है, जो समरी लेनी है, जो समरी देनी है, वहाँ तक उसका रोल है। बहरहाल उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पिछली मरतबा जब नए आर्मी चीफ़ की तकर्री हुई थी 2016 में, आपको याद होगा, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ़ बनना था और राहिल शरीफ साहब आउटगोइंग आर्मी चीफ़ थे, वो जा रहे थे। तो 15 नवंबर को पहली समरी मूव हो गई थी, जिसमें उनकी रिटायरमेंट अनाउंस होनी थी जनरल राहिल शरीफ की, और आगे प्रोसेस चलना था। फाइनल नाम तो 26 को हुआ था अनाउंस, लेकिन ये 15 तारीख से 15 नवंबर से वो प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस जो था वो शुरू हो गया था। जो इस मरतबा आज जब हम 20 तारीख को ही आपसे बात कर रहे हैं और कल की तारीख वज़ीर दिफा ने दी हुई है, तो 20 तारीख तक वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। 21 तारीख के लिए भी वज़ीर दिफा ने कहा है। और वज़ीर आज़म साहब तो आपको पता है ना, क्वारंटीन हुए हैं बेचारे, उनको कोरोना हो गया है। तो अब लड़ाई अपोजिशन और हुकूमत की अपने तौर पे चल रही है। वज़ीर आज़म साहब थोड़ा सा आउट हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपने महाज पर डटे हुए हैं। डटे तो नहीं हुए, खैर बहुत सारी चीज़ों से पीछे हट गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं उनकी। अब तो वो ये कहने पर आ गए हैं कि सदर साहब जो भी अमल करेंगे वो उसे, वो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है ना, उन्होंने कहा है कि सदर साहब जो भी अमल करेंगे उससे इमरान खान की तायद हासिल होगी। अच्छा, जबकि सदर साहब करेंगे क्या जी? सदर साहब ने तो खुद ऐलान कर दिया कि जो वज़ीर आज़म एडवाइस भेजेंगे मैं उस पर साइन कर दूंगा, क्योंकि उससे पहले ये मामला मशकूक था। और एक ख्याल जो PTI के पास ऑप्शन थी, उसमें से एक ऑप्शन ये थी कि सदर साहब वो समरी रोक लें, जितने दिन भी रोक सके ना, ज़रा इंतशार फैलाना, मुल्क की बदनामी कराना, जग हसाई का मौका देना लोगों को, तो ये सारी चीज़ें उनके एजेंडा में शामिल है ना। तो उसमें एक ऑप्शन ये थी कि सदर साहब के पास जब समरी आए तो वो रोक लें। तो खैर उन्हें कुछ लोगों ने समझाया, समझदार लोग जो होते हैं, और फिर जो भी हो उन्हें कुछ बातें एक स्टेज पर आकर समझ आ जाती हैं। जैसे इमरान खान साहब को जब समझ नहीं आ रही थी ना 9 अप्रैल को कि प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के जाना है, तो फिर समझा दिया गया था, फिर उन्हें समझ आ गई थी। इसी तरह सदर मुमलिकत को भी कुछ लोगों ने समझाया और उन्हें समझ आ गई। अच्छा, अभी भी चूँकि मामला तो मशकूक हैं, जब तक फाइनली हो नहीं जाता, तो कल बिलावल भुट्टो जरदारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उनसे सवाल हुआ सदर मुमलिकत के बारे में। वैसे तो तमाम चीज़ों पर बात हो रही थी, तो लेकिन सदर मुमलिकत के बारे में जब सवाल हुआ कि वो समरी को क्या रोक सकते हैं, तो उन्होंने कहा सदर मुमलिकत अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो उन्हें उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। वो याद है ना, जैसे आर्मी चीफ ने काकूल में कहा था, मैसेज इज़ क्लियर। तो हर एक की तरफ से मैसेज इज़ क्लियर कि जनाब जहां आपने टांग अड़ाई, जहां आपने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, तो हम निपट लेंगे। ये वही टोन है, ये वही क्लियर मैसेज है जो राना सनाउल्लाह शुरू से देते हैं। जब से ये लॉन्ग मार्च का शुरू हुआ ना, एक ड्रामा कि जी हम लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, और शुरू तो वहाँ से हुआ था ना कि जला देंगे, घेराव करेंगे, जो हमारे शेख रशीद साहब जैसे बातें करते थे, जैसे फवाद चौधरी साहब कहते थे, जैसे शहबाज गिल साहब कहते थे कि सारी तरफ हमारी हुकूमतें हैं, दोनों सूबों में 4 यूनिट्स में हम इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे, इधर से पिंडी से कोई नहीं एंटर हो सकेगा, उधर से अटक से कोई नहीं आ सकेगा, ना कोई भाग सकेगा।
हम मुहासरा कर लेंगे इस्लामाबाद का, ये सारी बातें शुरू में करते थे वो। अवाम का तूफ़ान आएगा, एक सुनामी आएगा, सैलाब आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा। फिर 25 मई को जब चले तो पीछे मुड़, वो जो कहते थे ना कदम बढ़ाओ, तो पीछे मुड़ के देखा तो लोग ही नहीं थे। अपने 4-5 बंदे तो थे लेकिन लोग नहीं थे। फिर इमरान खान सब गिले करते थे लोगों से कि यार वो देखे ना, पिंडी के लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो आए नहीं वहाँ पर, वो वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। तो उनके पास एक तो ये सदर वाला है, दूसरा उनके पास एक ऑप्शन थी कि वो अदालत में चले जाएंगे, कि जी अदालत से जाके कोई स्टे ले लें कि जनाब ये लोग उसकी तकर्री नहीं कर सकते। या दूसरा उनका जो एक उन्होंने एक दरमियान में एक और फिलर छोड़ा था उन्होंने, बड़ा खौफनाक सा, डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। वो जो फायरिंग हुई है ना उनके जलसे में, तो वो उन्होंने कहा जी इसको मॉनिटर कर रहे थे, और जिस ऑफिसर का नाम लिया जनरल फैसल नसीर का, मेजर जनरल फैसल नसीर का, उसके बाद उन्होंने एक और शुरली छोड़ी था उसमें इजाफा करने के लिए, ब्लैकमेलिंग टूल। वो आपको पता है जब कोई पिंड में कोई केस हो जाए या कहीं, अक्सर जगहों पर ऐसा होता है, नॉट जस्ट पिंड में, बहुत से अपने मुखालफिन जो होते हैं उन सब के नाम लिखवा दिए जाते हैं। बाद में पता चलता है वो तो उस दिन उस शहर में या उस गांव में या उस मुल्क में भी नहीं थे, लेकिन वो एक खानापुरी के लिए, अपना पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए या स्कोर बराबर करने के लिए ना, उनको फंसाने के लिए सबके नाम लिखवा देते हैं। तो खान साहब ने भी एक फिलर छोड़ा था कि वो मॉनिटरिंग जो हो रही थी कंट्रोल रूम में, उसमें जनरल फैसल नसीर के साथ एक और साहब भी, एक और अफसर भी मौजूद था, और मैं उसका भी नाम बता दूंगा। तो भाईजान वो नाम कहाँ गया? वो यादाश्त खो गई। गजनी वाला मामला है, क्या है, क्यों नहीं वो नाम आया? आपने तो नाम बताना था ना। वैसे तो 4 लोगों का पहले ही नाम दिया हुआ है कि उनको कत्ल करने में शामिल है लोग। अच्छा, वो आज तक पता ही नहीं किसी को कौन है। जब कत्ल का हमला हुआ, जिसको वो कातलाना हमला कह रहे हैं, अगरचे वो फायरिंग और वो सारी चीज़ें अभी बड़ा मामला पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, बहरहाल फायरिंग तो हुई थी, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं ये 3 और लोग हैं। अब फिर उन्होंने एक और दूसरे हमले का भी पेशन गोई कर दी हुई है। पेशन गोई तो माशाल्लाह बड़ी करते हैं ना, ज़ाहिर है उनके पास रूहानी ताकतें भी हैं और फिर उनके पास इतलात बड़ी होती हैं। उनका कहना यह है कि मुझे एजेंसियों में से, इदारे में से मेरे साथ ताल्लुकात है लोगों के, वो मुझे खबरें देते हैं। मैं उनकी कोशिश है उन सब लोगों को मरवाएं, उन सब लोगों को फंसाएं, उन सब लोगों का कैरियर तबाह करें जिनका किसी ना किसी स्टेज पर उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई भी सुकून अमन से ज़िंदगी गुजारे, तरक्की करे, आगे जाए, किसी का नहीं चाहते। और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो कंट्रोवर्शियल सिर्फ इमरान खान साहब की इन हरकतों की वजह से हुए हैं, वरना पहले भी DG ISI रहे हैं। इशफाक परवेज़ कियानी साहब भी ISI के DG रहे थे, फिर वो आर्मी चीफ भी बने। अच्छा, तो लेकिन यहाँ उन्होंने एक ऐसा वो कर दिया ना, उनको स्टैम्प कर दिया कि शायद ये मेरे लिए बस काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मगर बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है उसको रोकना चाहता था जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए, इसलिए नहीं मैं उन्हें जाने दे रहा था। मतलब आप क्या दोस्ती है यार, ऐसी दोस्ती जिसमें अपने दोस्तों का रास्ता रोक दिया जाए, उनकी तरक्की का रास्ता रोक दिया जाए, ये इमरान खान साहब ने किया। अच्छा, वो जो सारे चल रहे थे उसमें फिर एक मूव आ गई है। अब पता नहीं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ गेम खेल रही होती है ना, तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ गई है कि जनाब 6 फरवरी 2019 को जो फ़ैसला आया था फैज़ाबाद धरना केस का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है और उनके जो भी कैरेक्टर्स थे उसमें उनको सजाएं नहीं हुई है। मतलब यही है ना, उसमें तो ये था कि जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मतलब ये अचानक आज किसको याद आया, एक शहरी की तरफ से दरख्वास्त आ गई है। मतलब बात वही है कि इंतशार फैलाया जाए, चीज़ें ख़राब की जाएं, चीज़ों को बिगाड़ा जाए, सुकून से, अमन से, सीधे तरीके से चीज़ें ना चलें। अच्छा, उस धरने में नाम किसका आता है? वैसे तो बराह रास्त केस में कोई नाम नहीं है, लेकिन उस पर एक इशू ये भी था ना कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम था। वो बराह रास्त केस के फैसले में कोई नाम नहीं है, लेकिन उसका जो एग्रीमेंट था उस धरने ख़त्म करने का, उसमें उनका नाम था। तो मतलब ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें सियासी निज़ाम पर भरोसा नहीं है? या ये वो कौन लोग हैं जो सियासी निज़ाम को चलने नहीं देना चाहते, मतलब उसको डीरेल करना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि सियासत जो है सियासतदानों के ज़रिए चले, सियासतदानों के हाथों में डिसीजंस हों उनके हाथों से, उन्हें नहीं ये वारा खाता। वो सब लोग हैं और उनमें इमरान खान साहब ज़ाहिर सरे फहरिस्त हैं। हुकूमत तो देखे ना, उन्होंने तो अपने तौर पे कोशिश करनी है कि चीज़ें स्मूथली हो जाएं। उन्होंने सारी कोशिशें करके देखें, उन्होंने कहा नहीं आपका धरना आएगा ऐसी की तैसी, हम यहाँ रोकेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अदालत की तरफ से फैसला था, उसको दोबारा अदालत में ले गए। उस पर इमरान खान साहब को माफ़ी तलाफ़ियों की ज़रूरत पड़ी हुई है।
हो रही है ना कि वो 25 मई वाले वाक़े पे कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तक तो इतला ही नहीं पहुंची। पहले जो एग्री वो किए थे, अंडरटेकिंग्स दी थी, वो कहा मैंने तो कोई नहीं दी थी, मुझे पता ही नहीं था। अब वो कह रहे हैं मुझे फैसले का ही नहीं पता था। हुकूमत ले गई है चीज़ें, उनमें सबूत है मौजूद। अच्छा, उसमें भी बड़ा मज़ेदार काम हुआ एक, उसमें ये हुआ कि आप फ़ोन कॉल्स की डाटा निकलवाएँ जिसमें लोकेशन आ जाती है और कॉल्स आ जाएंगी सारा। तो वहाँ पर भी रिमार्क्स आए कि जनाब हो सकता है वो फ़ोन खान साहब के पास ना हो, तो हो सकता तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। और हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारे फ़ैसले हो सकता की बुनियाद पर पहले भी हुए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, चूँकि गुंजाइश है और मर्ज़ी है ना, मतलब जब फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक हो सकते हैं, जब फ़ैसले मुनासिब हो सकते हैं, जब फ़ैसले फ़रीक़ैन को जो काबिल कबूल हो उस तरह के फ़ैसले हो सकते हैं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब हमने तो ये सुने हुए रिमार्क्स, ये फ़ैसले नहीं है लेकिन ये रिमार्क्स सुनते हैं तो उससे एक अजीब सी फीलिंग मिलती है कि शायद क्या ये भी मुमकिन है कि आइन और कानून के मुताबिक होने की बजाय सिर्फ ज़मीर के मुताबिक हो जाए, क्योंकि ज़मीर तो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं ना है और हर एक का ज़मीर मुख्तलिफ बात कर सकता है, वो तो कोई फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, जो अदालत वो जो आइन है एक कागज़ पर लिखा हुआ किताब की सूरत में, उसमें तो फिक्स चीज़ें हैं, उसके मुताबिक चलना है। अच्छा, जो मुनासिब फ़ैसला है, फिर मेरे लिए मुनासिब कुछ और हो सकता है मेरे लिए सिगरेट पीना मुनासिब हो और एक और साहब के लिए सिगरेट पीना बिल्कुल गैर मुनासिब बात हो। तो मुनासिब तो डिफरेंट हो सकता है ना, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, फिर फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल फ़ैसला भी होते हैं, बात सुना है, तो उसमें भी फ़रीक़ैन हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, तो उसमें भी इसका मतलब कोई बैन बजाय इसके कि ब्लैक एंड वाइट में राइट और रॉन्ग करने की बजाय हो सकता है फिर दरमियान में रख के कोई फ़ैसला दे दिया जा रहा हो, इस तरह भी हो सकता है। तो ये सारे फ़ैसले होते रहेंगे और उसी दौरान में इमरान खान साहब ने पहुंचना है इस्लामाबाद। क्या वो पहुंच सकेंगे और उनके दोस्त किन परेशानियों में हैं? बड़ा मज़ेदार सा सीन हुआ, वो तो इमरान खान साहब खुद घड़ी के चक्कर में फंसे हुए हैं, पता नहीं वो घड़ी जो है क्या रंग लाएगी और घड़ी हर घड़ी जो है उसी घड़ी का जिक्र आ जाता है। अब तो कोई बंदा कोई भी बात करे ना घड़ी से, कोई टाइम भी देख रहा हो तो लगता है वो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहा है, उन्हें छेड़ रहा है। वो घड़ी का ऐसा ढोल बजाया है शाहज़ेब खानज़ादा ने और जियो ने, वो कहते हैं ना मिट्टी प्लीत करके रख दिया, रोल के रख दिया। मतलब वो हर रोज़ एक नई बात ले आते हैं और जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने शुरू किया ना, उन्होंने कहा जी वो तो हम जानते ही नहीं उमर फारूक कौन है, और फिर वो उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, डिस्कशन, गपशप, प्यार मोहब्बत, भाई जी भाईजान, वो सारा कुछ निकल आया। वो वुज़रा से मुलाकातें करते हुए वुज़रा के ऑफिस में वीडियोज़ आ गई हैं, वफूद में शामिल हैं वो अब तो पता चला है, खबर आ रही है कि शायद सदर मुमलिकत के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, तो ये कहते थे कौन है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब, वो 28 करोड़ की घड़ी बिकी थी, याद है ना आपको, वो $2 मिलियन, तो उस वक्त के हिसाब से 28 करोड़ बनते थे। ये मुझे इसलिए याद आ गया कि मैंने सोचा फवाद चौधरी साहब को मुबारकबाद दे दूं कि उन्होंने 28 करोड़ का खबरों के मुताबिक एक नया घर ख़रीदा है लाहौर में फ़ेज़ 6 में, F ब्लॉक में प्रॉब्ली। तो 28 करोड़ का घर खरीदा है, कोई डिज़ाइनर का बेल्ट वो बनाया हुआ है और 2 कनाल का घर है 28 करोड़ पे। फवाद चौधरी साहब के लिए क्या बात होगी। अभी हमने कुछ दिन पहले इस्लामाबाद गए हुए थे लास्ट टूर पर, तो वहाँ पर मिनिस्टर्स इनक्लेव में एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी खड़ी थी ई-ट्रॉन, तो वो पता चला फवाद चौधरी साहब की है। मुझे नहीं समझ आती मिनिस्टर्स इनक्लेव में वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी वहाँ अगर रिहाइश रखे हुए हैं तो कमाल है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। वैसे तो इस्तीफ़े दे दिए हुए, ख़त्म हो गया, हुकूमत बदल गई है, 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया, 7 महीने हो गया, लेकिन चलें, फवाद चौधरी साहब को लगता होगा कि उन्हें वहाँ रहना चाहिए, इसलिए वो रह रहे हैं। और नाजायज़ असासे जो हैं वो ये 28 करोड़ से और घरों से, मुझे याद आया उनकी उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी केस चल रहा है और उनकी ज़मानत हुई है और अब अगली तारीख उन्हें मिल गई है कि उन्होंने 30 नवंबर को शायद रिकॉर्ड के साथ पेश होना है। तो उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। इमरान खान साहब 26 तारीख दे रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने की। क्या इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे इमरान खान साहब और उसमें से क्या हासिल कर सकेंगे? क्या वो आर्मी चीफ़ की तकरीर को रोक सकेंगे? क्योंकि सब चीज़ों का महवर इस वक्त जो है ना, घंटा घर जो है वो एक तकरीर बनी हुई है। तो क्या इमरान खान साहब उसको रोक सकेंगे और अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल कर सकेंगे, या कम से कम अपने क्राउड को, अपने चाहने वालों को ये दिखा सकेंगे कि मेरी भी मर्ज़ी इसमें शामिल है? हुकूमत तो ये ऐसा कोई उन्हें मार्जिन देने को तैयार नहीं है, वो तो ना इस बारे में कोई कमेटी बनाने को तैयार, ना उनसे बात, क्योंकि अगर कोई भी बात होगी तो इमरान खान साहब ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि देखें मैं शामिल था, आपका भाई बीच में शामिल था। हुकूमत उन्हें इजाज़त नहीं दे रही किसी चीज़ में शामिल होने के लिए, कोई फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने लिए ढूंढना है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो तो नॉर्मल हालात में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं वो क्या प्लानिंग करते हैं
और किस तरह इस्लामाबाद पहुंचते हैं पिंडी से, और फिर क्या रंग लाती है उनकी ये हकीकी आज़ादी मार्च। शुक्रिया।